ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का मामला, डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है। हरियाणा डीजीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। एसओजी की जांच में सहयोग की मांग के लिए ये पत्र लिखा गया है। एसओजी की जांच में सहयोग की मांग के लिए ये पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, सरकार को अस्थिर करने का मामला, अस्थिर करने की कोशिश का मामला है। डीजीपी ने चिट्ठी लिखी है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने ये चिट्ठी, ये पत्र लिखा है। हरियाणा डीजीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। एसओजी की जांच में सहयोग की मांग के लिए ये पत्र लिखा गया है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सचिन और अरबाज कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान में। सचिन, कुछ जानकारी के साथ आ रहे हैं सचिन। बिल्कुल, देखिए लगातार दलीलें दी जा रही है मुकुल रोहतगी की तरफ से। उन्होंने कहा कि नोटिस के लिए जो 3 दिन का समय दिया गया वो भी तब जब पूरे देश में कोविड जैसी महामारी फैली हुई थी। और दूसरी तरफ मदन दिलावर की शिकायत पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। उन्हें शिकायत की हुई 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। फिर मुकुल रोहतगी कहते हैं कि मदन दिलावर की पिटीशन जो है वो महेश जोशी की पिटीशन से पहले सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन महेश जोशी की पिटीशन पे नोटिस जारी कर दिए गए। यानी वो यही कह रहे हैं कि लगातार जो है स्पीकर का जो कंडक्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो बायस होकर वो काम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये तक भी कह डाला है कि मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से मांग भी कर दी है कि क्यों ना कोर्ट जो है स्पीकर से एक शपथ पत्र मांग ले और जो सवाल हमने उठाए उन सवालों का जवाब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो शपथ पत्र पेश करें स्पीकर और जवाब दें राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन खैर ऐसा होना संभव नजर नहीं आता है सुमित, लेकिन ये दलील उन्होंने दे दी है। तो कहीं ना कहीं लगातार मुकुल रोहतगी यही कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के अब जो उसका पूरा कंडक्ट है, जो पूरी प्रक्रिया स्पीकर ने अपनाई थी, उस पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के कटघरे में वो खड़ा करना चाहते हैं। और शुरू से ये लगातार कोशिश रही है। और देखिए, इस पूरी याचिका का जो मेन मुख्य बिंदु यही है कि जो नोटिस जारी किए गए वो गलत तरीके से जारी किए गए। नोटिस जारी नहीं किए जा सकते थे। नोटिस को जारी करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से गलत थी। जो स्पीकर हैं वो पार्टी के हैं और वो पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वो हमारे खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई को कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। जिस 10 शेड्यूल की बात की गई, उस 10 शेड्यूल 2A के तहत स्पीकर नोटिस जारी कर ही नहीं सकते। स्पीकर ने माइंड अप्लाई नहीं किया है। स्पीकर ने ना फैक्ट्स देखे, ना कोई तर्क दिए और सीधे नोटिस जारी कर दिए। जिस दिन शिकायत हुई सेम डे नोटिस जारी हो गए। तो तमाम तरह की दलीलें जो हैं वो अब इर्द गिर्द स्पीकर के घूम रही है। ये साबित करने की कोशिश लगातार अपनी दलीलों से मुकुल रोहतगी कर रहे हैं रिजॉइंडर के तहत कि स्पीकर ने जो काम किया है वो कहीं भी आइडल नहीं हो सकता, वो कहीं भी जो है नियमों के तहत नहीं हो सकता। नियमों से परे जाकर उन्होंने नोटिस जारी किए और ऐसे में नोटिसों को रद्द किया जाए, स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जी सुमित। चलिए ठीक है। राजेंद्र शर्मा जी, थोड़ा आप बता दीजिए इस बारे में डिटेल से। स्पीकर बायस्ड होकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दिन महेश जोशी ने शिकायत दर्ज करवाई उसी दिन नोटिस भेज दिया। स्पीकर ने समय नहीं दिया गया। कोविड का समय चल रहा है, कोरोना चल रहा है और ऐसे वक्त में से 2-3 दिन का वक्त दिया जाता है। मुकुल रोहतगी की तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन सर राजेंद्र जी, मुझे पूछना है, ठीक है उनका पक्ष होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर स्पीकर की कार्रवाई को इस सवालों के घेरे में ला दिया जाए तो उनके नोटिस का क्या औचित्य रहेगा। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा है कि यह अधिकार है स्पीकर को कि वो नोटिस भेज सकता है और इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, कार्रवाई कर सकता है स्पीकर। आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए इस बारे में। सुमित जी, संविधान में ये प्रावधान दे रखा है कि एक संस्था विधायिका और एक संस्था न्यायपालिका और दोनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार है
और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है, ये भी संविधान में लिख रखा है। जी। संविधान के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया। अब बात यह है कि नोटिस देना गलत था या सही था, इसका निर्णय हाईकोर्ट को करना है। ये नहीं कह सकते कि साहब नोटिस नहीं दे सकते। हाँ, बात ये जरूर थी कि नोटिस देने के बाद उन्होंने बुलाया और उस बुलाने के बाद उनका कोई जवाब आता, उस जवाब के बाद यदि कोई ऐसा डिसीजन लेते विधानसभा अध्यक्ष महोदय जो गलत होता या सही होता, उसके खिलाफ आप न्यायपालिका में जाते और न्यायपालिका फिर उस पर कोई दृष्टांत रखते और न्यायपालिका उस पर कोई जवाब देती। अब यहाँ प्रीमेच्योर स्थिति पे न्यायपालिका में आ गया मैटर। अब न्यायपालिका के सामने अब ये बड़ा एक मुद्दा बन गया और कई दलीलें, कई स्टेटों के जो जजमेंट्स हुए उसको आधार बना करके यहाँ न्यायपालिका में दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं। न्यायपालिका को सुनने का अधिकार है। हाँ। इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान में ये क्लियर कट लिख रखा है कोई भी इसी तरीके की जो कि संविधान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती जा रही है उसको न्यायपालिका सुन सकता है। तो न्यायपालिका को सुनने का पूर्ण अधिकार है। अब न्यायपालिका सुन रही है तो न्यायपालिका को ये देखना है इसमें कि क्या विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया वो गलत दिया, किस पर्पज से दिया, किस पर्पज से नहीं दिया, इसका निर्णय न्यायपालिका को लेना है। तो उसके लिए अभी चल रहे हैं अपनी अपनी तरफ से बहस। जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी अपनी बहस चल रही है और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी बहस चल रही है। और कई स्टेटों के जो जजमेंट्स हैं वो पेश करें, उसमें माना जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी पावर है इस बात का। और उसमें कई जजमेंट्स हमारे सामने जो अभी तक आए हैं और बहस में हमने जो सुना है या जो देखा है उससे यही लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को पूर्ण तरीके से अधिकार है अपने विधायकों से सवाल पूछने का, जवाब पूछने का। अब बात आई अभी इस बात को लेकर के साहब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया, मीटिंग कोई किसी होटल में हो रखी थी या किसी गेस्ट हाउस में हो रखी थी और उस बात पे हमको नोटिस क्यों दे दिया। जब किसी विधायक के साथ कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे चलते हुए आम रास्ते पे, रोड पे भी कोई बदतमीजी हो जाती है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत करता है और उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार एक्शन लिए ऐसे मामले में। अच्छा। तो फिर ये कहना गलत है उन विधायकों का या अधिवक्ताओं का भी नहीं साहब उनको ये अधिकार नहीं था। दूसरी बात में अभी भी बात सुन रहा था, उसमें ये बात आ रही थी कि साहब विधानसभा अध्यक्ष तो उसी पार्टी का होता है और उसको अधिकार ही नहीं होता है। तो भाई ये तो आपको कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। आप कानून में चेंज कर दो, जिसकी सरकार हो उसका विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये चेंज कर दो संविधान में, अपने आप इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब आपको यदि इतना ही वो लगता है तो। मेरा इसके अलावा एक बहुत जो जरूरी बात करने की जरूरी है, जो मेरी बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से जी, मैं आपके आदेश से एक रिक्वेस्ट करता हूं जी जी। आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी, और मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि उसको इस वक्त ईमानदारी से ये काम करना चाहिए। अब उस जनता का क्या गुनाह है जिस जनता ने वोट दिया है। सर ये सवाल न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है। जिस व्यक्ति को वोट देती है, चाहे वो सर वो मैं एक इतना सा कहना चाहता हूं कि सर जो जनता चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को वोट दे या चाहे कांग्रेस के व्यक्ति को वोट दे या चाहे अन्य किसी व्यक्ति को वोट दे, क्या वो जनता जब वोट देती है ना, उसमें आप उस व्यक्ति जो जिसको वोट मिल रहा है उसमें आप ये मान करके चलो अब उसको 10% उसकी छवि का वोट मिल रहा है या 10% उसकी बेईमानी या पैसे के बलबूते पे वोट मिल रहा है, उसको 60 और 70% वोट तो उसके निशान, उसकी पार्टी के आधार पे वोट मिलता है। तो आप ये सोचो कि जब उस व्यक्ति ने, जिस जनता ने वोट दिया है, उसके साथ आप इस तरीके से खिलाफत करते हो, उसकी इस तरीके से धज्जियां उड़ाते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए मीडिया को ये बात उठानी चाहिए। हाँ, मुझे कोई तकलीफ है, हाँ, अपने नेता से तकलीफ थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, विधानसभा में क्वेश्चन उठाने चाहिए थे अगर भाई मेरी विधानसभा में ये काम नहीं कर पाए हमारे मुख्यमंत्री महोदय, या हमको दरकरार कर रखा है
पार्टी लेवल पे ऊपर लेकर के बात करनी चाहिए। चोरी छुपे कोई किसी होटल में ठहरे हुए, बाड़ेबंदी में ठहरे हुए, और कोई विधायक किसी और दूसरी होटल में बाड़ाबंदी में बैठे हुए, और जनता मजाक का पात्र बन करके देख रही है रोजाना टीवी। अक्सर साहब हमारे विधायक साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। सर, ये दुर्भाग्य है जनता का, और स्थितियां काफी दुर्भाग्यशाली इस वक्त जनता के लिए बनी हुई है कि जाए तो जाए कहाँ। राजीव जैन जी, जनता का क्या कसूर? देखिए, जनता सिर्फ अब कर भी क्या सकती है सिवाय मूक दर्शक बने देखने के अलावा। राजीव सर, मुझे ये बताइए कि इस याचिका को प्रीमैच्योर याचिका कहा जा रहा है, साथ ही ये कहा जा रहा है, एक तो पहली बात तो क्यों प्रीमैच्योर याचिका क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? दूसरी बात ये भी कि देखिए, सीपी जोशी को चलती फिरती किताब कहा जाता है, हर चीज उन्होंने पढ़ी है, हर चीज उन्हें कंठस्थ है, संविधान उन्होंने पढ़ा है, हर चीज वो जानते हैं। सीपी जोशी की बुद्धिमत्ता के बारे में हम सवाल उठा नहीं सकते हैं। क्या जो दलील दी जा रही है कि स्पीकर ने वक्त नहीं दिया, 2 दिन का वक्त दिया, 3 दिन का वक्त दिया, और जैसे ही महेश जोशी ने शिकायत दर्ज करवाई उसके तुरंत बाद नोटिस भेज दिया गया। सीपी जोशी अगर नोटिस भेजेंगे, सीपी जोशी जैसा नेता और स्पीकर के पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो भी सीपी जोशी जैसा नेता अगर नोटिस भेजता है तो क्या इस तरह की गलती वो करेंगे? उन्होंने सब चीज सोच समझ के आगे कदम बढ़ाया होगा। देखिए सुमित जी, बिल्कुल बात सही है आपकी। अभी वकील साहब राजेंद्र जी ने जनता की पीड़ा को एक अलग ढंग से समझाया। वो लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं। और जहाँ तक आप सीपी जोशी के अध्यक्ष के उसकी बात कर रहे हैं कामकाज की, तो निश्चित रूप से सीपी जोशी एक बहुत समझदार सुलझे हुए राजनेता हैं और वो स्पीकर के पद पर हैं, और स्पीकर एक न्यायाधिकरण के रूप में इस वक्त काम कर रहा है। उन्होंने नोटिस दिया है, और प्री मैच्योर है या नहीं है ये आज हाईकोर्ट तय कर देगा। आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं, इसमें तो आप और हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते कि न्यायपालिका उस पर क्या निर्णय देती है कि प्री मैच्योर है या नहीं है, क्योंकि देश में जो पुराने केसेज हैं उनसे एक अलग तरीके का मामला है। वहाँ स्पीकर के निर्णय के बाद अदालतों में मामला गया है, यहाँ स्पीकर का कोई निर्णय ही नहीं हुआ, सिर्फ नोटिस गया है, उससे पहले ही मामला आ गया, इसलिए इसको प्री मैच्योर भी कहा जा रहा है। अब इसमें अदालत के सामने ये चीजें भी आई हैं कि विधानसभा के बाहर जो बैठक हो रही है उसमें व्हिप लागू होता है या नहीं होता है। तो इसमें एक राजनीति भी चल रही है कहीं ना कहीं। अब दोनों पक्ष हैं, किसके पास संख्या है। जहां तक राजनीतिक सियासत के उसमें देखा जाए तो पहली बाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि संख्या बल उनके पास है। तो और जहां उनके चीफ व्हिप ने शिकायत की स्पीकर के सामने, स्पीकर ने उस पर नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में समय 3 दिन का दिया, 7 दिन का दिया, ये स्पीकर का स्वयं विवेक है, वो कितना समय देते हैं, किसको क्या देते हैं। और जहां तक उन पर पक्षपात के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कांग्रेस का, जैसे वकील साहब ने भी अभी कहा, तो ये एक प्रक्रिया है। विधानसभा में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, तो बहुमत ने उनको चुना है। अब ये अलग बात है कि जब विधानसभा सत्र चलेगा, तो जहां तक मेरी जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी अभी से ये तय कर रही है, जैसे विधानसभा का सत्र आहूत होगा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सर मैं आ रहा हूँ, सचिन मेरे सहयोगी किसी अपडेट के साथ जुड़े हैं। सर मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास, राजीव सर। हाँ जी सचिन। बिल्कुल, देखिए सुमित, मुकुल रोहतगी ने अपने जो आर्गुमेंट्स हैं वो पूरे कर लिए हैं, यानी अब जो सुनवाई है वो अपने अंतिम कह सकते हैं दौर से गुजर रही है। हालांकि सुनवाई पूरी करने से पहले उनसे सवाल के अब विमल चौधरी को सुना जा रहा है, यानी जो दोनों एप्लीकेंट थे उन एप्लीकेंट्स ने बोलना शुरू कर दिया है। अब विमल चौधरी ने मोहनलाल नामा की ओर से आर्गुमेंट एप्लीकेशन लगाई थी कि उन्हें पार्टी बनाया जाए, और उसके ऊपर अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा दिलचस्प एक रहा, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मुकुल रोहतगी अपना कंक्लूजन दे रहे थे तब सीजे ने उनसे पूछा कि एजी ने 2-3 मामले उठाए थे, उस पर उनसे जवाब मांगा। उनसे पूछा कि एजी ने कहा था कि जो संशोधित याचिका का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वो न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं था। सभी लोगों की तरफ से यानी 19 विधायकों की तरफ से एफिडेविट पेश नहीं किए गए, तो क्या इसकी वजह थी और इसके आधार पर याचिका को खारिज करने की बात कही जा रही है। इस पर मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया कि कोविड-19 के कारण हम लोग एफिडेविट सब लोगों के फाइल नहीं कर सके, ये इसका उन्होंने जवाब दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी बहस को
पूरा कर दिया। और अब विमल चौधरी जो कि मोहनलाल नामा जो कि पिटिशनर है और इसमें पार्टी बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ से सुनवाई शुरू हो गई है। और उसके बाद पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और टीएन शर्मा, ये दोनों एडवोकेट जो है उसमें सुनवाई करेंगे और उसके बाद रिजोइंडर पे कुछ वकीलों को बोलने का मौका दिया जाएगा और फिर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। यानी सुनवाई अब अपने अंतिम दौर में है। मुकुल रोहतगी को ही लंबा बोलना था और वो तकरीबन 10:30 बजे से शुरू हुए थे और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि करीब 1 घंटा मुकुल रोहतगी बोल सकते हैं। 1 घंटे लगातार उन्होंने अपनी सुनवाई की है और 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी रिजोइंडर में बहस को पूरा कर लिया है। जी सुमित। कोविड-19 के कारण जवाब नहीं दे पाए, कोविड-19 के कारण होटल में एक साथ सब लोग रुक सकते हैं, जवाब देने में सचिन कहाँ समस्या थी? बिल्कुल देखिए, लेकिन जवाब मुकुल रोहतगी का यही है। मुकुल रोहतगी ने कहा, रोहतगी मेंशन कोविड एज द रीजन टू नॉट फाइल एफिडेविट ऑफ ऑल। उनका साफ ये कहना था कि कोविड की वजह से हम हर व्यक्ति का एफिडेविट नहीं बनवा सके और उसके साइन नहीं करवा सके, इस वजह से हम लोगों ने अलग अलग एफिडेविट पेश नहीं किए। देखिए, महाधिवक्ता ने बहुत कम बहस की थी लेकिन टेक्निकल बिंदुओं पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि जो संशोधित याचिका इनको पेश करनी थी, उस संशोधित याचिका में कई तरह की खामियां थी, वो न्यायालय के आदेशानुसार नहीं थी। उसके अलावा पृथ्वीराज मीणा यानी जो पीआर मीणा विधायक है, उनकी तरफ से याचिका पेश की गई, उनकी शिकायत लगाई गई, उनका एफिडेविट पेश किया गया, लेकिन जो बाकी 18 विधायक हैं उनकी तरफ से एफिडेविट पेश नहीं किया गया, जबकि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे कि कोर्ट का कोई भी अगर फैसला होता है तो उसका जवाब मुकुल रोहतगी ने दिया है कि कोविड-19 की वजह से हम सबके एफिडेविट पेश नहीं कर सके, अगर कोर्ट चाहेगी तो हम बाद में एफिडेविट पेश कर देंगे। जी चलिए, लेकिन देखिए, जो आपने सवाल उठाया उस सवाल को कहीं ना कहीं जब रिजोइंडर में अभिषेक मनु सिंघवी या एजी बोलेंगे तो अपना ये बात भी वो लोग कोर्ट के सामने उठा सकते हैं। जी 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 चलिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी, कोविड-19 के कारण एफिडेविट पेश नहीं कर पाए, ये किस तरह की दलील थी? बिल्कुल गलत बात है। अगर कोविड-19 के आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कोविड-19 के जब चल रहा था तो ये प्रकरण जब चल रहा था तो आपको ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, ऐसा करते भी नहीं करना चाहिए था। यही सोचते कि अभी कोविड-19 चल रहा है और जनता परेशान है और हमको अभी सहयोग करना चाहिए। जब आपके साथ धर्म संस्थान साथ में आ रही है, जनता आपका साथ दे रही है, उद्योगपति आपका साथ दे रहे हैं, आपको समाज सेवक आपको साथ दे रहे हैं, तो फिर राजनेताओं को ऐसे क्या जरूरत आ गई अगर वो साथ नहीं दे रहे, वो जा करके होटलों में बैठ रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए था हाँ ये मुद्दा है, अगर हम हमारे मुख्यमंत्री से नाराज हैं, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे, कराते बाद में, उसके लिए रुकना चाहिए था। और जब आप कानून बनाने वाले व्यक्ति होकर कर आप इस तरीके के बहाने ढूंढते हो, अक्सर साहब हम तो इसलिए नहीं दे पाए, अरे विरोध करने के कई तरीके थे। आप विधानसभा में अपने नेता के खिलाफ बोलते, अगर मेरा ये काम नहीं कर रहे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपतियों के खिलाफ उन्हें ऐसा लगा, न्यायमूर्तियों को, अगर नहीं हम कुछ दबाव में हैं, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, जनता के सामने ये बात बताई, 130 करोड़ जनता को ये बताया अगर हमारे ऊपर ये दबाव है तो आप भी तो विधायक हैं, आप भी तो कर सकते थे, मीडिया के सामने आते, 8 करोड़ जनता राजस्थान की को बताते अगर हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रही है। हमारी पार्टी के बड़े लीडर्स नहीं सुन रहे, हमारी पार्टी के स्टेट लीडर नहीं सुन रहे, हमारी हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, ये सब बातें आप आकर के रखते तो सही कहीं, तो हमें तो इसमें कहीं लगा नहीं, हमें तो इस सब में एक बू जरूर नजर आ रही है, जो या सत्यता है या नहीं है। अगर साहब पैसे का लेन देन कर दिया, कोई और कुछ प्रलोभन दे दिया, वो वाले की बू जरूर आप नजर आती है। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए जो संदेह आपको लग रहा है उस संदेह पर सफाई लेते हैं। मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। माफी चाहूंगा मनीष जी, थोड़ा वक्त लगा आप तक पहुंचने में, लेकिन संदेह हो रहा है और ये संदेह अब अधिवक्ता साहब खुद जता रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी, कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ बात हुई और बीच बीच में बीजेपी का नाम कहां से आ जाता है सर? ये जब भी पैसों के लेन देन की बात होती है बीजेपी आ जाती है बीच में। लड़ाई कांग्रेस के आपसी परिवार की है, आप परिवार में है, अंदर चल रही है, पैसों के लेन देन की बात होती है तो बीजेपी आ जाती है। हाँ, नहीं, ये बीटीपी के विधायक थे जो ऐसे शिकायत कर रहे थे कि मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, वीडियो और भी मेरे को काफी प्रेशर डाल रहे हैं, जबकि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे।
बीटीपी का ना। हाँ, हाँ, अब वो बीटीपी के विधायक आ गए वहां पे और ऐसे कहते हैं हम तो अशोक गहलोत के साथ ही हैं। तो इन वकील साहब की ये शक जायज है कि एक विधायक एक दिन पहले तो कह रहा था कि मेरे को जबरदस्ती कैद कर रहे हैं मेरे को, और मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, और फिर दूसरे दिन उसी कैंप में जाके भाषण दे रहा बढ़िया मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ हूं। तो ये धन का लेन देन तो है, ये बात सही है। और दूसरी बात आप देखिए, अमरा राम जी के वो कह रहे थे हम कुछ करेंगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूनिया जी वहां पे बैठे हैं और दूसरे विधायक और जगह गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मैं अभी तय करूंगा, टिड्डियां गिनूंगा उसके बाद में तय करूंगा क्या करना है, तो अभी नहीं करूंगा। तो ये पक्की बात है, बलवान पूनिया एमकेपी के वहां बैठे हैं, एमसीपी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के, और दूसरे विधायक कह रहे हैं कि मैं अभी टिड्डी विड्डी और किसान विसान करूंगा, किसान पंचायत फिर तय करूंगा। तो ये सब कुछ वही है, ये सब कुछ है कि ये धन का लेन देन है। जो आदमी 11 साल से मुख्यमंत्री रहा है उसका इतना प्रभाव है कि जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने वाली थी कांग्रेस पार्टी, इस वादे के साथ उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस समय उन्होंने ये बात तय कर ली कि अब तो लोकसभा का चुनाव हो जाने दो फिर तय करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी को उन्होंने दबाव में लिया। और ये कारण ऐसी पार्टी में धन के लेन देन के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इतने साल सत्ता रही, स्विस बैंक में अकाउंट रहे, इन सब नेताओं के पास कितने पैसे रहे, ए राजा के पास कितने हुआ, उनके मिनिस्टर कनिमोजी के पास कितने थे, सुखराम के पास कितने हुए, जेल में कौन कौन गया, कितने मिनिस्टर जेल में रहे पैसों को लेकर, और लालू यादव अभी तक चारा घोटाले में वहां बैठे हैं। तो सब पैसों का मामला है, ये स्वाभाविक बात है, लड़ाई धन की है दोनों की। और जब कुछ बचता नहीं है तो भारत माता की जय लगाने वालों को बीच में ले आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रामायण हो रही है यहाँ पे, ये सब प्लॉट है, ये प्लॉट बना हुआ है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और सोनिया गांधी जी चाहती है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी जी मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं फिर सचिन पायलट दोनों का झगड़ा है, दोनों पूरी, अब तक ऐसी खबर नहीं आई कि वहां गुड़गांव होटल में पहुंचे राहुल गांधी बात की हो। प्रियंका गांधी जी आई है बीच में। अच्छा, आपने देखा कल बिल्कुल अशोक गहलोत जी ने अपने कल सारे बयान में कहा है ये जवान लोग 25-25 बरस की उम्र में सांसद बन गए, इनको सोचना चाहिए, रगड़ा ही नहीं हुई इनकी, खाली अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। ये सब वो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और यही कारण है कि ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि दोनों लोगों में लड़ाई है, जनता क्यों भुगते, हाँ। जनता क्यों भुगते। कोरोना में वृद्धि हो गई है, महिलाओं के अत्याचार में वृद्धि हो गई है, यहां पर कोई लेना देना सरकार का है नहीं। और स्थिर सरकार की बात सुमित इसीलिए कहते हैं, स्थिर सरकार बनेगी। 164 आर्टिकल में राज्यपाल कंफर्म करते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जिसको मैं शपथ दिला रहा हूं ये स्थिर सरकार दे सकता है या नहीं, वो कंफर्म करते हैं और फिर दिलाते हैं। ये स्थिर सरकार है ही नहीं है। हाँ। तो दे हैव लॉस्ट देयर राइट टू बी ए सीएम, क्योंकि वो 100 लोग थे, 100 में से 20 लोग मानेसर में बैठे हैं या 80 रह गए। अब या तो परेड कराओ, दिखाओ तुम कि हम स्थिर हैं, नहीं तो फिर यहां बैठे बैठे पकौड़े खाओ और इटालियन डिश बनाओ। हाँ। तो सबसे बुरी बात है कि ये राजस्थान की जनता की छाती पर मूंग दले जा रहे हैं। एक आदमी वहां दल रहा है, एक आदमी यहां दल रहा है। हाँ। संबित पात्रा जी ने एक ट्वीट किया, नजारा इशारा, कहाँ इशारा है, किसका, अशोक गहलोत जी का इशारा कहां पर बता रहे हो, किसकी तरफ बता रहे हैं? जी निश्चित तौर पे मैंने आपको कहा जवानों के खिलाफ खड़े हैं अशोक गहलोत। मजे की बात यह भी है, मैं अभी राजीव जी भाई साहब से बात कर रहा था कि अशोक गहलोत जी भी 25 बरस की उम्र में ही सांसद बन गए थे, ये भी 26 बरस में कपड़ा मंत्री और जाने क्या क्या पोस्टों में रहे हैं। ये आज ये उनसे अगर सचिन पायलट से ये बराबरी कर रहे हैं तो ये भी तो जवानी में बने थे। उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोचो, मरे तो वो हैं जो तुम्हारी जिंदाबाद लगाते हैं और तुम यहां पर सड़क पे लाते हो लड़ाई को और फिर नाम लगाते हो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम वंदे मातरम गाते हैं। सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता ताकत है, कार्यकर्ता शक्ति है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कह सकता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये नेताओं के पिछलग्गू हैं, एक राहुल गांधी जी के पिछलग्गू हैं, एक सोनिया गांधी जी के पिछलग्गू हैं, और दोनों मिलकर ड्रामेटाइज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट बनाई जा रही है। अब जिसका जोर होगा हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है, अगर यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मजबूत सरकार है, चाइना को अलग थलग पटक दिया है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, हिंदुस्तान की समर्थन पूरे संसार में हो गया है, ध्यान हटाना है, क्या करें? तो ये नाटक कर रहे हैं। इनके आदमी इनके बस में नहीं है और कहते हैं पैसों से खरीद रहे हो। अरे पैसे तो तुम्हारे पास हैं, पैसे तो मिनिस्टर तुम हो, तुम मिनिस्टर बना सकते हो, तुम लोगों को बोर्डों का चेयरमैन बनाओगे, तुम लोगों को लोभ लालच दे सकते हो। और अच्छा ये बात नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी के 5 विधायक एक साथ आके जो हाथी के
नाम पे चुनाव लड़े, अब बदल गए सारे और अब हाथ के साथ खड़े हैं और फिर कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। अरे एंटी डिफेक्शन एक्ट की आत्मा तो तुमने मार दी। एंटी डिफेक्शन सर एक्ट का देखिए, मतलब ये है सुमित, इस वक्त कि की जिस राजनीति में चुनाव बात तुमने कहना कि चुनाव कोई जीता है, सदस्य किसी दूसरी पार्टी का हाथ थाम रहा है, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये तो अब परिपाटी सा बनता जा रहा है। जीतता किसी पार्टी के चुनाव से है वो सदस्य और फिर हाथ दूसरी मायावती पार्टी का का कोई थाम दर्द लेता नहीं है है। क्या? लेकिन सवाल बस ये है, राजीव सर मुझे इतना बताइए, सचिन पायलट को अगर कोई दिक्कत थी तो जो जवाब वो कोर्ट में दे रहे हैं वो सीपी जोशी के सामने भी तो दे सकते थे ना। कितना वक्त लगता, सिर्फ लब्बो लुआब इतना सा है, कम से कम राजस्थान की जनता तो सफर नहीं करती। जो भी करना है आपको पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी का मसला है, जो आपको जवाब आप कोर्ट के जरिए जा रहे हैं, आप डायरेक्ट स्पीकर को दे देते हो जवाब। देखिए, निश्चित रूप से स्पीकर को तो जवाब वो क्या देते, नोटिस मिला, ये उससे पहले ही ये पूरा घटनाक्रम शुरू हो गया। हाँ। घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 जून को जो पुण्यतिथि थी राजेश पायलट उनके पिता की, उस दिन से ही कहीं साजिश शुरू हो गई थी। उससे पहले वो सीधा भी आरोप भाजपा पे लगाते हैं। अभी मनीष जी जिस आक्रामक ढंग से कह रहे थे, तो भाजपा अभी तक सीधे तौर पे इस मामले में कहीं आई नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से हाँ। उस पे आरोप तो पूरे लग रहे हैं कि हाँ। वो साजिश में शामिल है, उसका षड्यंत्र है। तो लेकिन अभी जिस ढंग से अब ये आक्रामक हो रहे हैं बीजेपी वाले, अब धीरे धीरे शुरुआत में अब आगे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अब खेल में वो भी शामिल होंगे निश्चित रूप से। तो आने वाले समय में देखना है, कांग्रेस तो कह रही है सर खेल में शामिल हो चुके हैं और मामला सुप्रीम जांच एजेंसी आ गई है जयपुर में खेल- और आईटी पहुंच गई है। कांग्रेस तो कह रही है खेल में शामिल हो चुकी है बीजेपी, रेड पड़वाई जा रही है। हालांकि ये सब होता है नियम के तहत ही होता है। तो कह रही थी कि हम शामिल नहीं है, हमारा नहीं है, इनका। हाँ हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो होगा ही, सवालों के घेरे में तो है ही बीजेपी। लेकिन अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी नकार रही थी। लेकिन जहां तक अब मुझे लगता है हाईकोर्ट का जो आज फैसला आएगा, जो भी आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। हाँ। उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसमें शामिल हो जाएगी और उसके बाद उसका खेल अपना शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद और इसमें कई नाटकीय मोड़ आने वाले हैं इस पूरे घटनाक्रम में। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे सचेत होकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो बहुमत पूरा एक हासिल कर रखा है, 101 के आंकड़े पे अभी वो बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी अदालत के फैसले को भी देखना चाह रही है कि उसका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं। और आज दूसरी भी बात ये चल रही है कि विधानसभा का सत्र बुला के कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित वो कर सकते हैं वहां, उससे उनको एक बहुत तसल्ली मिलेगी या जो भी है राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले भाजपा के अंदर खाने विधायक दल, विधायकों में जो वरिष्ठ विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कई जो दल बदल कानून है उससे पहले स्पीकर को भी कटघरे में ले आए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो उसमें 2 दिन और लग जाएंगे। उस पर अपनी एक लंबी चौड़ी बहस होगी विधानसभा में। लेकिन एक ये बात की बात है, ये कल्पना पे आधारित है या चर्चाओं के बीच में ही चल रही है विधायकों में, भाजपा में। लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है तो जनता के तो भले के लिए नहीं हो रहा, लेकिन इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके एक साख पे भी बनाई है कि पहली बार कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ धक्का भी पहुंच रहा है, क्योंकि जो और राज्यों में जो उसने खेल किए या उसके सहयोग से सरकारें बदली गई, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं भाजपा को अभी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उस रूप में भाजपा और उसका केंद्रीय नेतृत्व कब तक इसमें शामिल होगा या किस रूप में शामिल होगा, वो क्या दिशा निर्देश अपने यहाँ के विधायक दल को देता है, ये भी आने वाले समय में और सामने आएगा। लेकिन सर राजीव जैन जी, क्या आपको नहीं लगता अब तक सब ठीक था? ठीक है, आपकी पार्टी के अंदर की बातचीत है, मनमुटाव हो गए, मतभेद हो गए, मनभेद हो गए, आप जैसे भी इसको सुलझाना चाहें अपने स्तर पर सुलझाइए। लेकिन कल अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का बयान दिया, उनसे कम से कम प्रदेश की जनता इस तरह की उम्मीद नहीं करती थी। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता अशोक गहलोत को। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ही नेता के मैं तो ये कह रहा हूं सर कि उन्होंने अशोक गहलोत जी को काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कभी अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं के बारे में भी इस तरह का बयान दिया हो, बोले हो कभी, जो उन्होंने सचिन पायलट के लिए बोल गए। और नेगेटिव इसका असर हो रहा है लोगों पर। देखिए, निश्चित रूप से
नहीं, निश्चित रूप से अशोक गहलोत की ऐसी इमेज भी नहीं है, ना वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, बड़ा शालीनता से वो पेश आते हैं, और जो किसी अपने विरोधी के लिए भी कहीं बात कहते हैं तो बड़े शालीन तरीके से कहते हैं, और उनकी बड़ी सटीक मानी जाती है और गंभीरता से ली जाती है उनकी हर चीज। लेकिन कल वो जिस ढंग से सचिन पायलट के प्रति आक्रामक हुए हैं, तो इससे एक और चीज साबित होती है, कहीं ना कहीं पायलट गुट जो है बहुत पहले से एक साजिश रच रहा होगा, या तो उनको हटाने की या जो भी है, जो उनके पास सबूत भी होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत कभी भी ऐसी हल्की बात नहीं करते, वो उस तरीके के राजनेता भी नहीं है कि कोई हल्की बात कहीं कह दें। लेकिन निश्चित रूप से मेरा जो मानना है, जो सब चीजों के भी शब्दावली जो उन्होंने उपयोग में लाए हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके पास कुछ पुख्ता सबूत है कि जो वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, कब से चल रही थी। नहीं, ये बात तो शुरू से कहता है ना सर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हाँ, राजनीति वो मतलब इतनी हल्की बात कभी नहीं करते हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के जितने भी पत्रकार हैं जो उनको नजदीक से जानते हैं, मैं भी उनको खूब नजदीक से जानता हूँ, खूब देखा समझा है, लेकिन वो इस तरीके की बातचीत कभी भी नहीं करते। चलिए सर, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, चर्चा फिर से शुरू करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, देवाराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद सीबीआई ऑफिस से देवाराम सैनी, पूछताछ हो चुकी है, देवाराम सैनी निकल चुके हैं सीबीआई ऑफिस से विधायक कृष्णा पूनिया के घर के लिए। अब सीबीआई निकली, विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की। राकेश गुसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीबीआई की पूछताछ अब और कहां तक अब आगे स्टेप बढ़ाएगी? कृष्णा पूनिया से पूछताछ होगी। देखिए सुमित, देवाराम सैनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक सीबीआई मुख्यालय के अंदर रहे, जिनसे वहां पर पूछताछ की गई। बाहर आने के बाद देवाराम सैनी ने कहा कि वो सीबीआई के उनके अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिलने आए हैं। इसके अलावा सीएम के पीएसओ हैं जो वो भी इस दौरान यहां पर सीबीआई मुख्यालय आए थे। वो किस कारण से आए थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, पर ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं न कहीं अंतर्घात कुछ न कुछ बड़ा चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई यानी कि दिल्ली से आई हुई सीबीआई की टीम अब सीबीआई मुख्यालय से निकल गई है और वो सीधा कृष्णा पूनिया के आवास पर या कृष्णा पूनिया के लिए वो होटल पर भी पूछताछ के लिए जा सकती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट किस एवज के अंदर सीबीआई मुख्यालय के अंदर देवाराम सैनी आए, वो क्या क्या तथ्य थे जिनको सीबीआई उनसे जानना चाहती थी, कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के अंदर सीबीआई किस तरीके से अब मौजूदा समय के अंदर एक्टिव मोड के अंदर नजर आ रही है। जिस प्रकार से विष्णु दत्त बिश्नोई के मामले को लेकर अगर बात कर ली जाए तो सियासत अब उस विषय को लेकर भी गर्मा गई है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर सीबीआई ने जिस प्रकार से एकाएक इस पूरे मामले को पुटअप किया है, ये पहली बार देखने को मिला है कि एक सुसाइड जैसे मामले को लेकर सीबीआई इतने एक्टिव मोड के अंदर दिखाई दे रही हो, कि राजस्थान में इस मौजूदा सरगर्मी, राजनीति में जो हो रही सरगर्मी है, उसको देखते हुए सीबीआई ने राजस्थान में अपनी दस्तक दे दी है। ये पहले भी कहा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा कि ईडी को यहां पर भेजा गया, इनकम टैक्स को यहां पर भेजा गया, अब सीबीआई भी जल्द आ सकती है। और ये सीबीआई का आज राजस्थान के अंदर ये दूसरा दिन है और इसके अलावा पूछताछ का दौर है वो लगभग अब शुरू हो चुका है। आने वाले समय में और कुछ अधिकारियों से भी इस संबंध के अंदर पूछताछ हो सकती है। हो सकता है कि चूरू एसपी, तत्कालीन चूरू एसपी को भी सीबीआई मुख्यालय बुलाया जाए और तेजस्विनी गौतम जो थी उनसे भी यहां पर पूछताछ की जाएगी। अब तक कृष्णा पूनिया के पास में सीबीआई की टीम को पहुंच गई होगी और वहां पर भी उनसे पूछताछ के पॉइंट्स पर जो सीबीआई के पास में सवालात हैं उसके आधार के ऊपर उनसे पूछताछ करना भी शुरू कर दिया गया होगा। बहरहाल इस समय राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सीबीआई की एंट्रेंस होना, राजस्थान की राजनीति के अंदर जो भूचाल मचा हुआ है उसमें सीबीआई की एंट्रेंस होना राजनीतिक चलिए फिर से लौटेंगे राकेश, जानकारी अपडेट लेंगे आपसे। वक्त एक यहाँ पर ब्रेक का है।